मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जैन सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2025 की हम पीवाई की सीरीज कर रहे हैं। आज जो 17 सितंबर को जो तीनों शिफ्ट हुई हैं उनमें टॉप पीवाई की हुए उन्हें डिस्कस करें। टॉप लेवल के जो क्वेश्चन आए थे बढ़िया लेवल के, उन्हें आपको डिस्कस करें। ठीक है बेटा। तो 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो सवाल आए थे, बढ़िया सवाल, अच्छे सवाल, उनको करा दे रहे हैं। सवाल आप पहले पढ़िए। और भाई ये क्या कह रहा है, एक विक्रेता 6 शर्ट के एमआरपी पर 7 शर्ट खरीदता है। यदि वह प्रत्येक शर्ट को उसके एमआरपी पे 4% की डिस्काउंट में बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। ए वेंडर परचेज 7 शर्ट एट द मार्क ऑफ प्राइस ऑफ द 6 शर्ट इफ ही सेल ईच शर्ट आफ्टर गिविंग ए प्रॉफिट गिविंग ए 4% डिस्काउंट ऑन हिज मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कुल मिला के आप 6 शर्ट का जो एमआरपी था उस पर आपने कितनी खरीद ली, 7 खरीद ली। कुल मिलाकर के हम कह देंगे दुकानदार के पास से हमने मान ली एक वस्तु का एमआरपी, अपने मन से मान लिया, आपने कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो हमें ये पता चल गया लेट प्रत्येक वस्तु का एमआरपी, एक शर्ट की एमआरपी हमने 100 मान लिए। तो ये बताइए टोटल दुकानदार के पास से 7 शर्ट लेके आए। तो दुकानदार के पास से हमने 700 रुपए की चीज लेके आए और 700 की चीज लेके आए हमने। तो भाई हम लेने कितने गए थे, 6 शर्ट लेने गए थे। तो हम ये कह देंगे दुकानदार के पास से 700 की चीज लेके आए और हमने पैसा कितना पे किया था उसे, 600 रुपए पे किया था हमने। तो ठीक है भाई, मतलब कुल मिला के दुकानदार ने हम 6 की जगह 7 दिया। ठीक है, 6 की जगह कितनी वस्तु थी, 7। एक शर्ट का एमआरपी मैंने 100 मान लिया। तो दुकानदार के पास से 7 शर्ट गई, मतलब दुकानदार के पास से 700 रुपए की एमआरपी गई और हमने तो 6 दिया है, तो हमने तो 600 रुपए दिए थे। अब उसे हम हमारे पता हम कह सकते हैं मेरे लिए ये वस्तु कितने की, मेरे लिए तो ये क्या हो गया, मेरी जेब में से कितने रुपए गए, 600 रुपए। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब मैंने क्या किया है, घर पे आके सामान को बेच दिया है, उसको बेचा है मैंने। भाई वैसे वो सामान कितने का एमआरपी था, 700 का, इस पर 4% के डिस्काउंट के साथ मैंने बेचा है। अब बताओ 4% का डिस्काउंट दूंगा तो कितने में बेचेगा, 700 पर 4% डिस्काउंट देने का मतलब 28 रुपए कम में बेचा होगा। तो कितने में बेचा होगा, 672 में। मैं लाया कितने का था, 600 का। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 72 का। कितने पे हो गया बेटा, 600 पे। तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बेटा, 12% का प्रॉफिट हुआ। मुझे जो प्रॉफिट हुआ है बेटा वो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ बेटा, आपका 12% का प्रॉफिट आपको हुआ है, ध्यान रखना। ठीक, ध्यान रखना। अरे भाई दुकानदार के आपने 6 की जगह 7 वस्तु दी, दुकानदार ने 700 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु को तुमको 600 में पकड़ा दिया है और उसने कहा है तुमने घर पर जाके मात्र 4% डिस्काउंट दिया है, एमआरपी 4% डिस्काउंट दिया। 700 मतलब 700 का 4 कितना होता है, 28 रुपए कम। कितने बेचोगे, 672 में। कुल मिला के कितने का लाभ हो गया, 72 का। कितने के लाए थे तुम, 600 पे, तुम्हें कितने का लाभ होगा, 12% का लाभ। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है भैया, पाइप एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसे बेटा 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और भाई मैंने उसने कहा है ये बताइए इस तरह के टाइम एंड वर्क वाला पाइप एंड सिस्टम 16 24 कैल्शियम कितना आएगा, 48। ये बताइए ये कितनी क्षमता, 3, इसकी क्षमता कितनी है, 2। इन्होंने दोनों ने मिलकर कितना काम किया पता है आपने, दोनों ने मिलकर के स्टार्टिंग किया है, ए और बी मिलके काम करेंगे, ए और बी मिलके काम किया है। 3 और 2 कितना काम करते, 5। कितनी देर तक काम किया, 4 मिनट तक काम किया। कितना काम किया, 20 यूनिट काम कर लिया। अभी बचा कितना है, हम कह देंगे 20 यूनिट अगर काम कर लिया है, अभी बचा कितना, 28 यूनिट। अब कैसे करेगा, करा तो ए और बी ने ही है, 28 यूनिट को किया कैसे होगा, एक ही क्षमता को दुगुना कर दिया। एक ही क्षमता कितनी थी, 3। नाउ एक ही क्षमता तो दुगुनी हो गई और बी की क्षमता आधी हो गई। बी की क्षमता कितनी थी, 2, उसका आधा हो गया, कितना हो गया, 1। कुल मिला के कितना काम करेंगे दोनों मिलके, 7 यूनिट। करना कितना है, 28। तो कितना मिनट और लग जाएंगे, अभी भी 4 मिनट लग जाएंगे, ये काम कंप्लीट होगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, 900 रुपए सादा ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए, 9 महीने बाद 600 रुपए मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर उधार दिए जाते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज कितना है, 72 रुपए, तो मूल ब्याज दर क्या होगी। 900 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए जाते हैं। ठीक है,
900 रुपी लेंट एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद 600 रुपये मूल ब्याज की 1.5 गुना दर पर उधार दिए जाते हैं 1 वर्ष के बाद, 9 महीने बाद। अच्छा 900 रुपये था, क्या कहना चाह रहा है, 900 रुपी लेंट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर, ठीक है बेटा, क्या कह रहा है वो, आफ्टर, अच्छा ठीक, हाँ भाई। तो भाई उसका कहना यह है कि 900 रुपये तो उसे उधार लिए ही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। 900 रुपये का तो एक धन उधार लिया, 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल के लिए लिया, रेट में पता नहीं R/100। एक और धन उधार लिया 9 महीने बाद लिया, लेकिन वो तो इसका मतलब ये 600 रुपये कितने महीने के लिए रह गए होंगे, 3 महीने के लिए। 3 महीने तो ईयर में कन्वर्ट करेगा 3/12 आएगा। और रेट कितनी रहेगी, 1.5 गुना। पहले R थी तो R 1.5 गुना मतलब क्या लिख सकता हूँ, 3/2 R लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आएगा आपका 100। टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 72। दोबारा सुनो, 900 रुपये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक लगे रहे, ठीक है भैया। 600 रुपये दूसरी धनराशि दी है 3 महीने, महीने को ईयर में कन्वर्ट कर लो, 3/12, 1.5 गुना रेट कर दो। पहले R थी तो 3/2 R हो जाएगी, अपॉन 100, ब्याज इतनी। सॉल्व कर लो आप इस कैलकुलेशन को यार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा 9R। इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे बताइए, मैं ये कह दूंगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कितनी बार गया 4 बार, 2 से कितनी बार गया 2 बार, ये कितना आ जाएगा भाई आपका, 2 से आएगा 3 बार, है ना, ये आएगा 9R अपॉन में 4 इक्वल टू कितना 72, है ना। 9 सब में कट जाएगा, 9 कट जाएगा तो आएगा R/4 इक्वल टू 8। सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ये आएगा 5/4R इक्वल टू 8। R का मान चाहिए मुझे तो 32/5, 6.4%। जो रेट थी वो कितनी थी बेटा, 6.4%। दोबारा सुनो, 900 रुपये, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसी ने तो कहा है ना, 900 रुपये सादा ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दिए, ठीक है भाई। 9 महीने बाद दूसरी धनराशि और दे दी 600, मतलब 900 रुपये तो 1 साल के लिए फिक्स रहे, रेट हमें पता नहीं, लेकिन ये 600 रुपये 1.5 साल के, मतलब सॉरी 3 महीने के लिए, 9 महीने बाद आए तो कितना बचा, 3 महीने बचा ना, क्योंकि हमें 1 साल बाद हिसाब करना है। 3 महीने को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 3/12, 1.5 गुना, R थी तो 3/2 R इंटू 100। सॉल्व करेंगे 72, तो R का मान कितना आएगा 6.4%। ठीक बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल भाई देखो, एक खोखले धातु के गोले की बाहर की जो त्रिज्या है वो कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। अब वो कह रहा है इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या क्या है। जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है 3D में, तो उनके वॉल्यूम्स क्या कर लेते हैं, इक्वल। अब बताओ, एक खोखला गोला है, उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R3, बड़े वाले की बाहर वाली R3 और माइनस छोटे वाले की रेडियस, बोले तो आउटर रेडियस इनर रेडियस, ये होता है बेटा खोखले गोले का आयतन। 4/3 पाई बाहर वाली बड़ी वाली और छोटी वाली, ठीक है। और उसके पिघला करके ये बताओ उससे क्या बनाएंगे, 4/3 पाई 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाएंगे, और वो भी कितने, 50। तो इन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा आपका, इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे यार, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, 1000 माइनस के 1000 ये आएगा 8 गुणा 50, 400 आएगा। R3 इक्वल टू 600 आएगा। R का मान आएगा 600 का क्यूब रूट। अब देखो 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, तो 8 का मान जो आएगा 8 और 9 के बीच में आएगा। 8 और 9 के बीच में एक ही ऑप्शन है 8.43, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 8.43। क्यूब रूट याद है तो करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक रेखा है, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखा खंड का लंब समद्विभाजक रेखा एल का बाई अंतःखंड क्या होगा। ए लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग ए और बी, व्हाट इज द बाई इंटरसेक्टर। अब तुमको पता होना चाहिए, पहला नंबर तो एक कोई ये रेखा है जो ए और बी बिंदु से गुजर रहा है। ये रेखा खंड है, ए बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 और 5 है, बी बिंदु है जिसके निर्देशांक 8 और -1 है। अब एक रेखा खंड बोले तो लंब समद्विभाजक खींचा गया,
आप जानते हैं लंब समद्विभाजक क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? सुनने, एक सेकेंड। जैसे कि उसका कहने का मतलब यह है, लंब समद्विभाजक क्या है समझना। ये लंब समद्विभाजक आप जानते हैं कि सर एक ऐसा लाइन खींची गई जो कि इस पर 90 डिग्री का तो काम करेगी करेगी, साथ साथ किसका काम करेगी? ये साथ साथ बेटा इसको दो भागों में, समान द्विभागों में विभाजित करेगी, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है बेटा, मेरा कहने का मतलब है, ये बताओ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया हुआ, तो ये क्लियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा ना ए और बी का। मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं यार? x1 प्लस x2/2, 2 और 8 10 का आधा कितना होगा? 5, 5 में से एक है तो 4, तो इसका आधा कितना होगा? 2। मतलब जो भी रेखा खंड होगा वो किस बिंदु से गुजर रहा होगा बेटा आपका? ये बताइए, 5 और 2 बिंदु से गुजर रहा होगा। अब मुझे बताइए पहला नंबर तो इस वाले बिंदु ए बी जो लाइन है इसकी जो प्रवणता होगी जिसे स्लोप कहते हैं, m1 कितनी होगी? जब दो बिंदुओं के द्वारा जब स्लोप बनाई जाती है उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये होती है by2 माइनस by1 x2 माइनस x1 by2, जैसे इसे कहेंगे x1/1, इसे कहेंगे x2/2, तो माइनस के 1 माइनस के 5, x2 कितना 8 है, x1 कितना 2 है, ये कितना आएगा? माइनस के 6। ये तो ये पता चल जाएगा, ये जो लाइन है ना ये ए बी वाली, उसके लिए जो स्लोप आई, जो रेखाखंड आया, वो कितनी आई बेटा आपकी? माइनस के 1 आई। और आपको पता है जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर करती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए, हमेशा कितना होता है? माइनस के 1 होता है। इसका मान तो -1 आ गया, तो दूसरी वाली जो स्लोप आएगी इस वाली लाइन की, वो कितनी आएगी बेटा आपकी? 1 आएगी। अब मतलब आपको इसकी स्लोप भी पता चलेगी, इसकी स्लोप कितनी आ गई? 1 आ गई। और किसी बिंदु से गुजर रही है, किस बिंदु से गुजर रही है? इससे तो गुजरेगी 5 2 से। उस रेखा का समीकरण चाहिए आपको ना, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, बाई माइनस बाई 1 एम एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। बाई 1 x1 बाई 1 क्या है? जिस बिंदु से रेखा गुजरती है, स्लोप जो दूसरी आई है। आप मुझे बताइए बाई माइनस बाई 1 कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, m 1 है, x समान कितना आएगा? 5 आएगा। सॉल्व करने लगेंगे बाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसमें भी एक कंडीशन लगा दी है उसने। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा सा इधर ले आऊंगा, थोड़ा सा लेके आऊंगा, मैं ये कह दूंगा x माइनस बाई, और ये 5 को इधर ले आया 3 आ जाएगा। इस रेखा का अगर समीकरण पूछता तो आंसर होता x माइनस बाई इक्वल टू 3। लेकिन उसने पूछा है इस रेखा खंड में बाई अंतःखंड, बाई इंटरसेप्ट पूछा है, और बाई इंटरसेप्ट पूछा है उस कंडीशन में x मतलब x उस कंडीशन में x अंतःखंड की x को क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। और अगर मैं x को यहाँ 0 मान लूंगा तो उस कंडीशन में बाई का मान कितना आएगा? बाई अंतःखंड की लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी? -3 आएगी। कितनी आएगी बेटा आपकी? -3 आएगी। अब इसमें 2-3 बातें थी जिन बच्चे को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट के बारे में। क्या? पहला नंबर तो इस बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। दो बिंदु ए और बी एक रेखाखंड है और उस पर क्या खींचा गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए दो बिंदुओं के द्वारा जो ढलान बनती है इसकी स्लोप क्या आएगी? -1। अब उस पर परपेंडिकुलर डाली गई है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री कट करती हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि उन दोनों की स्लोपों का मल्टीप्लाई -1 होता है। m1 इंटू m2 बराबर -1। पहले वाले की -1 है तो दूसरे वाले की इसकी स्लोप कितनी आएगी? 1 आएगी। ये क्लियर है। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर में समद्विभाजक, तो ये मिड पॉइंट से गुजरेगी। मिड पॉइंट क्या होता है? x1 प्लस x2/2 बाई 1 प्लस बाई 2/2। तो 5 2 से गुजरेगी जिसकी स्लोप 1 है। तो ये रेखा का समीकरण लगाओगे, ये आ जाएगी। ये रेखा आएगी, अगर कोई कहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो रेखा आएगी वो क्या आएगी? x माइनस बाई बराबर 3। लेकिन उसमें भी पूछा गया बाई अंतःखंड, तो बाई अंतःखंड पूछा गया, इंटरसेप्ट पूछा गया है, तो आप क्या करो? x बराबर क्या कर लो? 0। तो बाई का मान कितना आएगा? -3। बढ़िया सवाल था, आपने किया। नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल है भाई, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को a³ प्लस b³ माइनस c³ 3abc दिमाग लगाता है बच्चा, कोई भी होगा, लेकिन उसमें सोचता है कि पर लेकिन abc लगाता है a प्लस b प्लस c बराबर 0, ऐसी कोई कंडीशन लग नहीं रही है।
यूनिट डिजिट को भी देखा हमने, यूनिट डिजिट भी बात नहीं बन पाई इसमें, है ना, यूनिट डिजिट की भी बात नहीं बन पाई यार। तो यार ये क्लियर है ना, यूनिट डिजिट से सॉल्व होने वाला है ना आपका उससे सॉल्व होने वाला फॉर्मूले से। तो एक लास्ट हथियार बचता क्या, डिजिट सम लगा लो। फिर देख लेते हैं एक बार, डिजिट सम लगाया हमने। ये बताओ 4 और 4 कितना होगा, 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 का मतलब क्या हो गया 5 1 7 और 2 8, 3 5 8, 8 का क्यूब कितना आएगा 512, इसका भी डिजिट सम 8, 5 3 8, इसका भी डिजिट सम 8, ये 9 तो कट जाएगा, 5 और 1 6 आएगा। तो हम ये कह देंगे 8 और 6 14, इनका डिजिट सम जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। लेकिन हमने एक चीज देखी, क्या देखी भैया, इधर आके देखा ये चलो 0 और 1 तो होगा नहीं। अब डिजिट सम का मतलब जानते वैसे 9 की डिविजिबिलिटी होती है, दूसरे वर्डों में मैं कहूँ तो मतलब 9 का भाग देना चाहिए। अब 9 का मैंने यहाँ देखा सब में क्या लगा हुआ है माइनस का, ये मेरा डिजिट सम कितना आया है 5 आया, ये डिजिट सम कितना आया बेटा मेरा 5 आया। अगर आपको आंसर लाना होगा ये नेगेटिव आएगा तो उसमें पॉजिटिव लाने के लिए 9 को आखिरी में क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, इधर देख लेते, 9 तो कट जाएगा, ठीक है, 5 और 6 11 और 2 13, 13 मतलब होता है 3 और 1 4, -4, और -4 का डिजिट सम आया, लेकिन 9 जोड़ दूंगा तो इसका भी डिजिट सम कितना आ गया बेटा 5 आ गया। इसका आंसर क्या है बेटा आपका 1 आ जाएगा। इसका भी चेक करूं मैं, 9 तो होगा नहीं, 8 1 9 भी कैंसिल, 5 और 6 11, 11 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, 9 जोड़ूंगा तो इसका डिजिट सम 7 आएगा, जो कि होगा नहीं। तो डिजिट सम के द्वारा मैंने सॉल्व कर दिया, तो आंसर इसका ए आएगा। और तरीके से जाएंगे टाइम लग जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक समकोण त्रिभुज के भीतर एक वृत्त अंकित है। एक समकोण त्रिभुज है, उसके भीतर एक क्या है बेटा आपका, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनाया जाए, हैं, और सर्कल बनाया गया है जो कि इसकी भुजाओं को टच करते हुए बनाया गया है। तो मुझे बताओ, इसकी भुजाई 6 है, इसकी भुजाई 8 है, ये 2 भुजा दे रखी हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरी भुजा क्या आएगी इसकी 10 आएगी, आएगी नहीं आएगी। इसे कहते हैं बेटा इसकी इन रेडियस। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर आपको उसके अंदर आपको आर निकालनी होती है, तो याद रखना परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है। अगर किसी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल बनाया गया जो उसकी भुजाओं को टच कर जाए, जिसकी इन रेडियस निकालनी अंतर पी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, 6 + 8 - 10/2 आएगा। तो इसकी इनर रेडियस जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी 2 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर पूछ लेता कैपिटल आर सरकम रेडियस पूछ लेता, तो सरकम रेडियस हमेशा हाइपोटेनस का आधा होती है। इन दोनों रेडियसों को याद रखना, ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, ये 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैंने सवाल समझाए। अब आते हैं 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में, जो अच्छे लेवल के सवाल हैं उन्हें ब्रेक करते हैं। क्या कह रहा है भाई, 40 लड़कों के एक समूह में औसत ऊंचाई कितनी पाई गई थी 160 सेंटीमीटर पाई गई थी, ठीक है। हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की ऊंचाई गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज कर ली गई है, जबकि यह 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा भाई, मिस्टेक वाला 165 होनी चाहिए थी, गलती से ये ले ली, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया तुमने, कहा कितना एक्स्ट्रा ले लिया भाई 9 सेंटीमीटर। जो करेक्ट एवरेज होना चाहिए, एवरेज दिया कितना था इसने 160, जो 9 एक्स्ट्रा लिया तो वो क्या करना पड़ेगा माइनस, कितने बच्चों में से 40 में से 160 - 9/40 करेगा तो ये आएगा 0.225 आएगा, और सॉल्व करने बैठेंगे तो आएगा 159 पॉइंट समथिंग कोई आएगा, 159 पॉइंट समथिंग 775 ये हो जाएगा, ये करेक्ट आएगा। जो एक्स्ट्रा लिख दिया तो उसे माइनस कर दो, लेकिन एवरेज निकालना है, जितने बच्चे उनके बीच में से माइनस करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। मतलब मैं कह दूंगा कोई वस्तु आपकी कितने की थी 100 की, उसने उसकी रेट बढ़ा के कितना प्रिंट कर दिया हुआ 80%, मतलब कितना कर दिया हुआ 180, लेकिन उस पर 30% डिस्काउंट दिया,
तो 30% डिस्काउंट देने के बाद कायदा से पहली बार में इसे बेच कितने में देना चाहिए? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी मिलेगा, 58 रुपये कम कर दो, कितने में बेच देना चाहिए उसे कायदा से? 126 में। अब 126 में बेच देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने कहा है ग्राहक को 250 रुपये का एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट दिया गया है, और फाइनली फिर भी उसे 12% का लाभ हो गया। 12% लाभ होने का मतलब है, देखा जाए 12% लाभ किस पर होता है? हमेशा सीपी पे। 100 की चीज कितनी बिकी होगी? 112 में बिकी होगी। इसका मतलब पहली बार मेरे सबसे 30% का डिस्काउंट देता तो 126 में, लेकिन फाइनली उसे 12% का लाभ हुआ है, तो कितने बिकी है? 112 में। तो कितना कम कर दिया उसने? देखना दोबारा डिस्काउंट कितना दिया? 14 का। 14 का नहीं दिया, वो कितने का दिया? 250 का। एक का मान कितना आएगा बेटा? 125/7 आएगा। सॉल्व करने लग जाएंगे एक रेशियो का मान, तो ये आएगा 17, ठीक है, 17.8 405 आएगा, लगभग कुछ ऐसा ही आएगा, खत्म नहीं होगा ये, है ना? 17 और मुझे 100 का मान चाहिए, 100 का मान चाहिए 17.85, लगभग 17 से 85 86 कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन से पता चल जाएगा। 85 86 ये है ना, आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबो जाता है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है? 5 है। ऊंचाई कितनी है? 30 है। यदि गेंद की त्रिज्या 4 है तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। अब गेंद कितना पानी का आयतन उठाएगी? जितना खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही तो उठाएगी गेंद ना। गेंद का जो खुद का वॉल्यूम होगा, गेंद कैसी है भाई सर, मतलब आपकी क्या है? गोलाकार है, और गोलाकार का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? गोल गेंद की त्रिज्या कितनी है? 3, तो 464 × 4 256/3 पाई। मतलब जो गेंद है उसका वॉल्यूम कितना निकला? 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जितना गेंद का वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी हटाएगी ना, तो इसका मतलब गेंद अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी, 256/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इसका तो कोई काम ही नहीं आया। हाँ सच में यार कोई काम ही नहीं आया, क्योंकि उसने अगर हिस्सा वगैरह पार्ट्स पूछता तो जरूरत पड़ती, कितना हिस्सा हटाया टोटल वॉल्यूम का तो वो अलग बात थी, लेकिन उसने हटाया कितना वॉल्यूम हटाएगी। अब भाई गेंद जितना डाली गई अपने वॉल्यूम के बराबर स्पेस लेगी वो, तो गेंद का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, निकाल के आप दे देंगे। नेक्स्ट सवाल, एक खोखले अर्धगोले की मोटाई एक समान है? इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है, और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है। आर बराबर 2r है। आर बराबर 2r का मतलब जानता है? आर बराबर 2r दिया है, इसका मतलब बाहर वाले की त्रिज्या 2 है, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी होगी? 1 है। तो बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये जानना चाह रहा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है पता है आपको? उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई। जैसे अगर मुझे बाहर निकालना है 2 पाई, अगर मुझे बाहर निकालना है, आउटर में निकालना है, तो आउटर में निकालनी है, आउटर का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, और इनर का भी निकालना, अगर इसका इनर वाला भी निकालना है ना, कोई भी निकाल सकते हैं आप, उसका कितना आएगा भाई? 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगी। इस वाले का कितना? कैपिटल आर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, छोटे वाले की 1 है, तो इसका आ जाएगा 4:1 आएगा। तो बाहरी और आंतरिक के लिए रेशियो क्या आएगा? 4:1 आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बड़ा वाला गोला होता है ना, वो सॉरी उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बेटा आप ध्यान रखना, ठीक, देख लेना। ठीक, देखिए सुनिए भाई क्या कह रहा है, सुनो। देखिए अगला सवाल, एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल के बराबर है, दुगने के बराबर है। आधार का 6 सेंटीमीटर भुजा है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई उसकी कितनी होगी? आपको ये पता होना चाहिए। जो एक बात बताइए, एक वर्गाकार है, बेस है, पिरामिड है,
उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस में पेरीमीटर कौन बनेगा भाई? स्क्वायर। उसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी है? एल है। और जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वो आधार के क्षेत्रफल का, आधार का क्षेत्रफल आधार में कौन है? स्क्वायर है। उसका एरिया क्या आएगा? 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। उसके दुगने के बराबर है। किसके बराबर है वो? 72 के बराबर है। सॉल्व करने बैठ जाएंगे। 4 गुणा 6 24, 24 से 3 बार, तो उसकी स्लैंट हाइट भी कितनी आएगी बेटा? आपकी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो आंसर क्या है? 6। दोबारा सुनो, कोई पिरामिड होता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। कोई पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड जो होता है उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट एल लिख दे। अब बताओ 1/2 पेरीमीटर बेस में क्या है? बेस में एक सर्कल बना हुआ है, सॉरी स्क्वायर बना हुआ है, जिसकी भुजा कितनी है? 6। तो पेरीमीटर कितना होगा? 4 इंटू साइड, यही होगा। और स्लैंट हाइट मुझे चाहिए थी, यही तो लगाया मैंने, यही तो मैंने कहा है भाई। और जो इसका क्षेत्रफल है ना, जो बेस में आकृति थी उसका दुगुना है। बेस में आकृति कौन है? स्क्वायर। उसका दुगुना कितना? 36 का दुगुना कितना? 72। तो आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है एबीसी। वृत्त पर बिंदु एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, भुजा बीसी के विस्तार को डी तक बढ़ाया गया है। एडी की लंबाई इतनी है, सीडी की लंबाई इतनी है, बीसी की लंबाई कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, एक कोई सर्कल है, ठीक है भाई? हाँ देखो यार, कोई सर्कल है ये, ठीक है। अब उसने एक बात कही है, क्या कही भाई? ए बी सी, ठीक है। अच्छा, उसने एक बात कही है यार, बी सी को आगे बढ़ाया गया है, सीधी सी बात है। और ये जो टेंजेंट है वो ये इस तरह से है। जिस बच्चे को फिगर वैसे ही माइंड में याद रहते इस तरह के फिगर, तो ये पी। और जिस बच्चे को थ्योरम याद है, पी है ना, हाँ, डी बिंदु दे दिया उसने, पी नाम दिया नहीं है उसने, नाम क्या लिया? डी। जिस बच्चे को एक थ्योरम याद होगी, वो बच्चे को दिक्कत ही नहीं आएगी। वो एक थ्योरम याद होती है ना, सॉरी एक थ्योरम होती है ना, आपको याद? इस तरह की जो थ्योरम होती है आपको याद होगी, ये पी बिंदु हो, इस बिंदु पर टच कर रहा है, टी बिंदु पर ए बी है, तो वो क्या होता है? पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू क्या होता है बेटा? पी बी होता है। पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी ए इंटू पी बी होता है। तो आप पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी लगा लेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरे को ये बताइए, मुझे बताइए, यहाँ डी बिंदु है तो यहाँ क्या नाम लेगा? डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। डी ए, इसकी लंबाई कितनी दी है भाई इसने? डी ए बोलो या ए डी बोलो, बात तो ये 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। अच्छा, सी डी की लंबाई कितनी है भाई? सी डी की लंबाई यहाँ 4 है। डी सी बोल दो तो इसकी लंबाई 4 है, तो यहाँ डी बी की लंबाई आ जाएगी, या बी डी की लंबाई कितनी आएगी? डी बी कितनी आ गई बेटा? 9 आएगी। अब ये 9 आ गई डी बी, और तुझे पता है क्या? मुझे ये पता है यहां से यहां तक लंबाई 9 है, यहां से यहां तक कितनी? 4 थी, तो ये बची कितनी है? 5। यही पूछी थी उसने, बीसी की लंबाई कितनी है? 5। कौन सी थ्योरम काम आई? पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये आपने पढ़ी होगी, वही थ्योरम से सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त देखो, एक सर्कल विद रेडियस x टच another सर्कल विद रेडियस 2x एक्सटर्नली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? अरे दो सर्कल हैं यार ऐसे, एक दूसरे को टच करते हैं, उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट याद है ना? क्या फॉर्मूला होता है डी सी टी के लिए? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2r1, यहाँ r1 पहले वाली की x है, r2 कितनी है? 2x है। तो x x का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, बाहर आ जाएगा x, अंदर रूट में 2 रह जाएगा, 2x रूट 2 आएगा। ऑप्शन होगा सी। जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और यदि उनकी रेडियस r1 r2 है, तो उसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है 2 रूट r1 इंटू r2, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, 0.02 का क्यूब, 0.004 का क्यूब अपॉन 0.2 का क्यूब, 0.4 का क्यूब, इसका मान क्या होगा? तुमने देखा होगा, थोड़ा ध्यान देना,
यहाँ डेसिमल एक छोड़ के था, ऊपर दो छोड़ के, या तीन छोड़ के या दो छोड़ के, मतलब एक डेसिमल का अंतर आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये संख्या बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली, तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। मतलब यहाँ दो छोड़ के डेसिमल था, तो यहाँ कितने छोड़ के, एक छोड़ के, लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, एक क्यू हो रहा है। मैं कह सकता हूँ नीचे अगर देखा जाए 1/10 है, मतलब डेसिमल एक का अंतर, मतलब जहाँ ऊपर दो छोड़ के है तो नीचे एक, तीन है तो दो, डेसिमल एक की अंतर आ रहा है, मतलब एक का अंतर आने का मतलब 1/10 का अंतर आ रहा है, और इस पर कितनी पावर है, तीन। तो जो आंसर आएगा 1/1000, और 1000 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 आंसर आएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, ये इसका आंसर आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, ठीक बेटा, ध्यान रखना। हाँ हाँ भाई, तो ध्यान रखना। अरे यहाँ दो छोड़ के है, अरे यार डेसिमल दो छोड़ के होने का मतलब 10⁻²2 है, यहाँ एक छोड़ के 10⁻1 है। अगर मैं ऊपर से पावर को नीचे लेके आऊं, मान के चलो -1 ऊपर से नीचे आएगी तो +2 आएगा, मतलब इसे कह सकता हूँ 1/10 आएगा। लेकिन तीन पावर लग रहा है, तीन लगा दो यार, सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल। अब आते हैं 17 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का सवाल, ठीक है। हम्म ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अगला सवाल, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का सवाल। एक माली पौधों को पंक्तियों में व्यवस्थित करके एक वर्गाकार संरचना बनाता है, ये लेकिन पाता है कि 15 पौधे इसमें शामिल नहीं है। यदि पौधों की कुल संख्या कितनी है, 3984 है, 3984 है, लेकिन 15 शामिल नहीं है ना वर्गाकार में, तो 15 हटा दो पहले, तो मैं कह दूं 3969, इतने तो शामिल है। अब वर्गाकार में शामिल है, पौधों की कुल संख्या कितनी हो गई बेटा आपकी, वर्गा, एक माली पौधों की पंक्तियों में व्यवस्थित करके एक वर्गाकार संरचना, लेकिन पाता है कि 15 पौधे इसमें शामिल नहीं है, तो पौधों की कुल संख्या 3984 है, पौधों की संख्या। अब तुम्हें पता है ये किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए, किसी न किसी का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, वही तो जानना चाह रहा है। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 63 का स्क्वायर होता है, कितने का बेटा, 63 का स्क्वायर होगा। तो जो पौधों की संख्या कितनी होगी बेटा, 63 में होगी, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, x + y + z = 0, a + b + c = 0, तो a क्यू + b क्यू + c क्यू बराबर कितना आएगा, 3abc। सेम कहानी यहाँ पे भी देखो, a क्यू + b क्यू + c क्यू, तो हम अगर मैं कहूँ इसको भी देखूं, a b c, इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इन 0 आएगा तो मैं कह सकता हूँ ये भी 0 है, तो a क्यू + b क्यू + c क्यू = 0, तो 3abc का मान भी क्या होगा, इसमें इक्वल हो जाएगा 3abc के। तो आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, एक आदमी के पास 15,000 रुपए थे, उसने एक हिस्सा x को 3 साल के लिए 10% पे दिया, बाकी हिस्सा y को 3 साल के लिए 12% पे दिया। यदि 3 साल बाद x और y दोनों से टोटल ब्याज कितनी मिली है, 4,950, x को दी गई राशि कितनी होगी, ये जानना चाह रहा है। मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए कि भाई एक बात बताइए, आप x को कितने परसेंट पे दिया है, 10% पे, y को कितने पे दिया, 12% पे, और 3 साल में ब्याज कितनी मिली है, 3 साल में मिली है 4950। एक साल में कितनी ब्याज मिली है हमें, हम कहते हैं एक साल में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, फिर हमें 1650 मिलेगी। एक साल की ब्याज कितनी मिलेगी भाई, 1650। टोटल धन कितना था हमारे पास, 15,000। मैं ये कह रहा हूं अगर पूरा हिस्सा एक्स को भी वाई को भी दोनों को कितने पे उठा के देता, वो मैं 10% पे देता, एक्स को भी 10% पे देता, वाई को भी 10% पे देता, तो 15,000 पे 10% के हिसाब से हमें ब्याज कितनी कमा लेते, 1500। इसने कमाई कितनी है, 1550। तो ये 100 रुपये एक्स्ट्रा ये किसकी वजह से कमा लिए भाई, 100 रुपये नहीं, सॉरी 150 रुपये, ये 150 रुपये एक्स्ट्रा किसकी वजह से कमा लिए, बाई के 2% की वजह से हमने 150 रुपये कमा लिए।
तो बाई का मान जानना चाह रहा है तो कितना आएगा बेटा 7500। अगर एक्स का मान पूछना चाहे तो 15,000 में से 7,500 इसका घटा दो, 7,500, तो आंसर कितना आएगा 7,500। इसका भी आएगा, एक्स का भी 7,500, बाई का भी 7,500, कोई भी पूछ ले आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है भाई। तो मैं ये कहूँ शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है। शंकु की ऊंचाई है ना, उसकी त्रिज्या से दुगनी है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे खाली, यदि क्या कह रहा है, एक कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल वॉल्यूम इफ द कोन्स हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, उसकी त्रिज्या से, अच्छा उसकी त्रिज्या से दुगनी है, तो उसकी त्रिज्या से दुगनी है 2r। तो मुझे बताओ 3 से 3 तो कट ही जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। अब मुझे बताइए, इससे आर स्क्वायर ठीक है, एच की जगह क्या लिख दूंगा 2r है, ये 4r क्यूब। मुझे एक बात बताइए, एक आर से आर क्यूब माने एक कम करूंगे तो कितनी बचेगा 2 बचेगा। आर स्क्वायर स्मॉल, बड़ी इसकी स्मॉल इधर आएगा, ये 4/2 आएगा। तो r अपॉन r 2/1 का मतलब होता है √2/1। इनकी रेडियसों का अनुपात आएगा √2/1। इसने ऑप्शन नहीं दिए क्या? ये क्या दे रहा भाई, एक सेकंड देखिए। हाँ अच्छा, उसका कहने ये है उसकी ऊंचाई है ना, उसकी त्रिज्या, अच्छा इसी की त्रिज्या की बात कर रहे हैं है ना। तो h बराबर 2r लिखे, सही लिखा था पहले ही, h बराबर क्या लिख रहे हो 2r लिखो। उसकी जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या का दोगुना है, ठीक है। तो आप इसे करेंगे 3 पाई तो कट जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है, h की जगह पे 2r लिख देंगे, ये 4r क्यूब करेंगे। अब आर क्यू आएगा, नीचे भी आर क्यू आएगा, 4/2 आएगा, इसे करेंगे 2/1 आएगा। अब इनका मान चाहिए हमें आर अपॉन कैपिटल आर, इसका क्यू रूट इधर लग जाएगा, क्यू रूट लग जाएगा इधर, 2 क्यू रूट में, ध्यान रखना है क्यू रूट में है ना। और क्यू रूट में मतलब कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन। कहने का मतलब यह है कि उसकी वॉल्यूम इक्वल लगा लिए, जो ऊंचाई है ना उसकी रेडियस का दुगुना है, h बराबर 2r, h के क्या लिख लेंगे हम 2r लिख लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे तो अंक आ जाएगा रेशियो h बराबर ये आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है, सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखो जब कोई घनाकार की बात करें, क्यू की बात करें, तो भाई लंबाई से भी मान लो अगर घनाभ होता है वही घनाभ होता, तो हम कहते हैं लंबाई से अगर उसे, अगर यही सवाल ऐसा हो तो चलो पहले इसका आंसर बता दूं। जब भी घन वाला सवाल आए, घन में काटा जा रहा है ना, एक बड़े घनाकार, एक घनाकार है 64 छोटे घनों में काटा गया, एक घनाकार टुकड़ों में काटना है, सीधे कटों की न्यूनतम, और सीधे कटों न्यूनतम की संख्या के लिए घनाकार है, तो जो कह सकते हैं लंबाई से भी काटा होगा, चौड़ाई से भी और ऊंचाई से, तीनों जगह से कट किया होगा। जब ऐसा किया जाता है ना तो ध्यान रखना, मान लेते हैं लंबाई से भी x घन का, लंबाई से भी x कट किए होंगे, बाई चौड़ाई से भी x ही कट किए गए होंगे, और ऊंचाई से भी x ही कट किए गए होंगे। क्यों? क्योंकि घनाभ है, क्यू है ना, तो इसके लिए सब बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम करना, क्या, तो हम कह देंगे x + 1 का होल क्यूब, कितने कट गए ऐसे 64 बन के तैयार हुए, x + 1 बराबर कितना हो गया 4, x बराबर क्या आएगा 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब जगह से कितने कितने कट लगाए गए थे, लंबाई से भी, लंबाई में भी 3 कट लगाए गए, लंबाई से भी, चौड़ाई में भी 3 कट लगाए गए, ऊंचाई में टोटल कितने कट लग गए, टोटल कितने कट लगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई टोटल कुल मिला के 9 कट लगाए गए। कितने कट लगाए गए बेटा आपको 9 कट लगाए। अगर ये सवाल घन का है तो ऐसे कर लेना, अगर यही सवाल घनाभ का होता, कोई घनाभ होता, उसमें क्या करते, लंबाई से मान लो यही सवाल घनाभ का होता
तो लंबाई से x कट काटे गए तो x प्लस 1 आता, चौड़ाई से भी y कट काटे गए y प्लस 1 आता, और ऊंचाई से भी z कट काटे गए z प्लस 1 आता। तो इस सवाल को लिखते x प्लस 1 काटे गए यहाँ से y प्लस 1 और यहाँ से z प्लस 1। जब कोई संख्या दे रखी होती इतने कट उसको बराबर करते। यहाँ पे क्या था, लंबाई से भी कितना, लंबाई से भी कितना भाई हम कह देंगे लंबाई से भी x काटे गए, हमने मान लिया लंबाई से भी x काटा गया है, x कट, चौड़ाई से भी कितने x कट, ऊंचाई से भी x कट। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज है भाई, q, तो जो कट होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए x प्लस 1 का घन वाले में क्या हो जाता है, x प्लस 1 का क्या हो गया q, और कितने कट थे, 64 हो गए थे। जब ही तो हमने ये किया था, तो ध्यान रखना x बराबर 3 आएगा, इसका मतलब लंबाई से भी 3 कट, चौड़ाई से भी 3 कट, ऊंचाई से भी 3 कट, टोटल कितने कट, 9 हो जाएंगे, ध्यान रखना। वैसे इस तरह का सवाल आप डाइस वगैरह में पढ़ते होंगे, रीजनिंग में भी पढ़ाए जाते हैं इस तरह के सवाल, कितने कलर किए गए क्या है। बिंदु 2, 3 और 7, 4, 7 से गुजरने वाली ढलान, ये सवाल मैंने वैसे पढ़ा चुका हूं इस तरह के वर्डों को। जब भी दो बिंदुओं से, जब दो बिंदु ए और बी हैं, जिसके बिंदु x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके लिए जो ढलान होती है याद रखना y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होती है। इसकी ढलान निकालना आसान है, y2 कितना है 7 है, y1 कितना है 3 है ना, x2 कितना है इसका 4 है, और भैया x1 कितना है 2 है। तो ये कितना आएगा बेटा 4 आएगा 2 आएगा, तो इसकी जो ढलान आएगी वो कितनी आएगी बेटा आपकी, ये 2 आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ भाई, अब आते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पर, क्या कह रहा है बेटा सुनिए। बिंदु 2, 8, 6, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंबवत समद्विभाजक का समय, अभी ऐसे फर्स्ट शिफ्ट में सेम सवाल कराया था, वही यही सवाल है। तो पहले क्या करो, इनकी स्लोप निकाल लो m1, है ना। m1 क्या आएगी भाई, आप कहेंगे अभी फॉर्मूला लिखा था by2 माइनस by1 x2 माइनस x1, सॉरी by2 माइनस by1 x2 माइनस x1। ये कितना आएगा भैया आपका, 4 में से 8 गए तो कितना आएगा बेटा आपका, ये कहते हैं -4, ये कितना आएगा 4, ये कितनी है स्लोप में। तो m2 निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि दोनों स्लोपों को मल्टीप्लाई कितना होता है आपको याद है ना, ये सेम सवाल कराया मैंने अभी, -1, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ये अगर -1 रखूंगा, -1 से -1 m2 आएगा 1, और जो मिड पॉइंट से गुजर के जाएगी, मिड पॉइंट से गुजरने का मतलब है मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा इन दोनों बिंदुओं का, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा भाई, फॉर्मूला जानते हो ना, x1 x2 2 + 6/2 8 + 4/2, तो ये आ जाएगा भाई आपका 8, 2 में भाग देंगे 4, ये आएगा 6। तो इस बिंदु से गुजरनी है, ये स्लोप है y1 माइनस y1 x1। ये अभी सवाल कराया था, y माइनस 6 x माइनस 4, फॉर्मूला किस फॉर्म में, उसी में लिख रहा है वो ना, y बराबर x माइनस के, ये आ जाएगा प्लस के 2। इस तरह के फॉर्मूला कोई है डी, ये वाला सवाल है ना, सेम अभी मैंने बढ़िया तरह समझाया था, आप लोगों को याद होगा। 22 नंबर मैंने ऐसे ही सेम सवाल कराया हुआ है, बता देता हूँ, ये वाला सवाल है ना, ये बढ़िया पूरी तरह से बताया था मैंने, याद है ना, सेम सवाल ये 5 नंबर का सवाल है, ये 22 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पाते, ये आ गया। अब आया थे 23 पे, ये सवाल है भाई आपका, ये भी यार आप क्या कर किससे करो, वो भी सेम सवाल है, यूनिट डिजिट से कर, यूनिट डिजिट से होगा नहीं तो आप लगा लेते हैं डिजिटल सम। 9 1 10 बोले तो 1 ही रह जाएगा, 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, 9 3 का क्यूब 27, 27 है तो भी कितना आएगा भाई, 27 का 9 का 0 ही लिख देंगे हम, 8 1 9 1 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या भाई, 8 1 9 कट जाएगा 1, इनका डिजिटल सम आएगा, डिजिटल सम आएगा इसका 1 आएगा। अच्छा भाई, इसका डिजिटल सम तो 1 ही आ रहा है क्या, सही है क्या, एक सेकेंड, 9 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, 3 9 तो कैंसिल हो जाएगा कोई बात नहीं, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, 27 7 और 2 9 आएगा, 9 को हम क्या कह सकते हैं 0 भी कह दो, 8 1 1 आएगा, 8 1 9 1 आएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, क्या, देखो इसका आंसर 0 आएगा नहीं, 1 भी नहीं आएगा, क्यों, ये देखो दिखने में तो सही लग रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, इसका मन क्या हो रहा है, हम देखने पर लग रहा है a प्लस b प्लस c का मन क्या हो रहा है 0,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, 3abc लिख सकता हूँ। और 3abc लिखने का मतलब ये है, इनकी जगह पे 3, ए का मान कितना है 19, 20, बी का मान कितना है 20, सी का मान कितना है -39 और प्लस के 118। अब ये तो क्लियर है, 0 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, तो भाई डिजिटल सम 1 ढूंढना है मुझे। 9 तो रहने दो, 6 7 13 8 21, 21 मतलब 2 और 1 3, माइनस के 3, -3 में 9 जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 6 आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखो भाई 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 4 कितना आएगा -8 और 9 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम इसका भी 1 आएगा, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, 4 4 3 4 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर इसका ये आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल। एक भा बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PA खींची गई जिसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये कोई सर्कल है यार, ये कोई सर्कल है। एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PA खींची गई है, एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा क्या खींची गई है, PA खींची गई है। स्पर्श रेखा क्या खींची गई बेटा, PA खींची गई है। अच्छा एक बात बताइए, ये P है, A है, और भैया इसकी केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, अच्छा केंद्र से दूरी है, सॉरी एक सेकंड, ये बताइए केंद्र से दूरी जो दे रखी है 17 दे रखी है, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट के साथ जो कोण बनाती है आपको पता है कितने का कोण बनता है बेटा, टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का बनता है। ये 17 दे रखी है, ये रेडियस 8 दे रखी है, और मुझे बताइए 17 है ये 8 है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, 8 17 15 आएगा। आंसर कितना आएगा, ये PA की लंबाई 15 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, जब दो वृत्त, आपको ये पता होना चाहिए ये कोई सर्कल है, अगर ये टेंजेंट खींची जाती है, दोनों टेंजेंटों की लंबाई हमेशा बराबर रहती है, PA PB, ये कितने का कोण बनाती है, उसने कहा ये दोनों 90 डिग्री कोण बनाती है। आपको पता होना चाहिए ये अगर सेंटर है, ये भी 90 का कोण बनेगा, ये भी 90 का कोण बनेगा, है ना। तो मुझे क्लियर सी बात है कि एक बताइए, ये इसकी इन दोनों के बीच के बारे में पूछ रहा है, तो जब ये 90 ये 90 ये 90, तो ये भी कितने का कोण होगा, 90। आपको पता है ये रेडियस भी 5 है, ये भी 5 है, ये 90 डिग्री कोण है, तो ये 5 5 है, तो ये कितना आएगा, पक्का 5√2 आएगा ना। अरे ये कोण कैसा हो गया भैया, ये 5 है, ये 5 है, तो बताओ ये कितना आएगा, 5√2 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 5√2 होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो बहुत अच्छी प्रमेय है, आपको याद होना चाहिए, जब कोई सर्कल होता है किसी बाहरी बिंदु से दो टेंजेंट खींची जाती है, इनके रिलेटिव याद रखना, पहला रिलेटिव ये याद रखना दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। दूसरे नंबर याद रखना इनके आमने सामने के कोणों का योगफल 180। जब ये 90 दिया है तो पक्का ये भी कितना आएगा, 90। ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है ना। तो वही सवाल था, ये 90 दिया, ये 90, ये 5 है, ये 5 है, तो ये पक्का ये क्या बनेगी, 5√2 बनेगी। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो ये बेटा 17 सितंबर के बेहतरीन जितने भी टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए। ये सीरीज आपकी कंटिन्यूस चल रही है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है, कोई बच्चा चाहता है मैथ स्पेशल का बैच लेना, जो भी बैच आपको चाहिए, मेरे वो ऑनलाइन टॉपर से एक एप्लीकेशन है, आप जाएंगे ये डाउनलोड कर लीजिए, आपको कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच मिल जाएगा आपको मेरा। वहां से आप इसका अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे पढ़ना है, जिस बच्चे को कैलकुलेशन को दिक्कत है उनके लिए भी स्पेशल मैंने बैच बना रखा है, जिससे आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं मात्र 99 में। ये मेरा आपके लिए स्पेशल बैच है भाई। ठीक है, 2 डे नहीं है, वैलिड फॉर 2 डे नहीं है, वैलिड फॉर 2 ईयर है ना। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना इसे। अच्छा, इसकी वैलिडिटी दी गई थी, अगर ये वैलिड रहेगा 499 वाले 2 दिन के लिए। अच्छा ठीक, वैसे बैच की 2 साल की मेरी आपकी वो है, 499 में आपको बैच मिलेगा। ठीक है बेटा, जाके आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।